नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 12 के अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और नए पाठ्यक्रम के अनुसार हम सभी पाठों का अध्ययन यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अध्याय है जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करें कि भूगोल, एक शब्द है भूगोल जो कि हमारा विषय है। विषय के बारे में आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए और कक्षा 11 में आप अध्ययन कर चुके हैं तो अच्छे से आपको ध्यान भी होगा। तो सबसे पहले भूगोल के बारे में बात करते हैं कि भूगोल शब्द किसने दिया। तो भूगोल शब्द जो है यूनानी एक विद्वान है, यूनानी एक विद्वान कौन? इराटोस्थनीज। कौन? इराटोस्थनीज ने दिया। इराटोस्थनीज ने नाम दिया भूगोल। और भूगोल का पिता या जनक किसे कहते हैं? तो हिकेटियस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भूगोल जो है यूनानी भाषा के दो शब्द, यूनानी भाषा के दो शब्द कौन से? जियो प्लस ग्राफिया। ग्राफिया से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना। अतः भूगोल का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। यानी यहाँ भूगोल शब्द से अभिप्राय इसका अर्थ हो रहा है कि पृथ्वी का वर्णन करना। यूनानी भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है और जियो का अर्थ पृथ्वी होता है और ग्राफिया का अर्थ वर्णन करना होता है और पूरे का भूगोल का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। ये हमारा सामान्य बात है। अब हम बात करें भूगोल की प्रमुख दो शाखाओं के बारे में कि भूगोल को प्रमुखतः दो शाखाओं के रूप में बांटा गया। कौन कौन सी? तो सबसे पहले भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। प्रमुख रूप से दो शाखाओं में बांटा गया, भौतिक व मानव भूगोल के रूप में। भौतिक भूगोल का अध्ययन आप कक्षा 11 में कर चुके हैं और भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथ्यों का या भौतिक तथ्यों का अध्ययन जिस विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाता है, भूगोल की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। भले ही आप मृदा की बात करते हो, प्राकृतिक तथ्यों की बात करते हो या फिर अन्य हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करते हो या फिर आप महासागरीय आदि की बात करते हो, ये सभी भौतिक तथ्य हैं। यानी प्रकृति के द्वारा जो विद्यमान प्रारंभिक जो तथ्य हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है वो क्या है? भौतिक तथ्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब मानव भूगोल की बात आती है, इसका हमें अध्ययन करना है विस्तार से क्योंकि हमारी कक्षा 12 में मानव भूगोल लगा है। तो सबसे ज़्यादा हमें विस्तार पूर्वक चर्चा किसकी करनी है? मानव भूगोल की करनी है। और यहाँ सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि मानव भूगोल को मानव भूगोल क्यों कहते हैं? भी मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं या मानव भूगोल को मानव भूगोल ही क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले आप इसके उत्तर देखिए कि भूगोल की वह शाखा, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव से संबंधित, जिसमें मानव से संबंधित क्रियाकलापों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता हो, संपूर्ण अध्ययन किया जाता हो, वो क्या कहलाती है? मानव भूगोल। यानी भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव व मानव से संबंधित संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भी ये बात पूछ ली जाती है कई बार कि मानव भूगोल को मानव भूगोल क्यों कहते हैं? तो मानव भूगोल इसीलिए कहते हैं कि मानव से संबंधित जो क्रियाकलाप है कौन कौन से हैं। जैसे आप वास की बात करते हो, अधिवास की बात करते हो, बस्तियों की बात करते हो, औद्योगिक बस्तियों की बात आप करते हो या जनसंख्या की बात करते हो या दूसरे प्रादेशिक संगठनों की बात आप करते हो या औद्योगिक क्रियाकलापों की बात करते हो, ये सभी क्या है? ये मानव से संबंधित है। तो इन सभी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? भूगोल की। तो वो मानव भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? मानव भूगोल नाम दे दिया गया। तो आप इस बात को आज के बाद विशेषतः ध्यान रखेंगे, मानव भूगोल को मानव भूगोल इसलिए कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मानव भूगोल की बात करते हैं तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है?
एक प्रश्न और बन गया आपके लिए कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रैटजेल को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो रैटजेल को कहते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो फ्रेडरिक रैटजेल को कहते हैं। और रैटजेल जिसे निश्चयवादी यानी आधुनिक मानव भूगोल के जो प्रवर्तक हैं या जिनके पिता कहे जाते हैं रैटजेल को, ये क्या है? ये निश्चयवादी है, निश्चयवादी या पर्यावरणवादी यानी प्रकृति को सर्वस्व मानने वालों में प्रमुख स्थान किसका है? रैटजेल का है। तो रैटजेल की बात हम कर रहे हैं कि रैटजेल की एक शिष्या थी एलन सी सैंपल। रैटजेल का संबंध किससे है? जर्मनी से है। किससे है? जर्मनी से है। और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी। परीक्षा में 1 नंबर की परिभाषा बहुत बार आती है, यानी लगभग 1 साल छोड़ने के बाद 1 साल ये रैटजेल की परिभाषा आती रहती। कौन सी परिभाषा है? तो इसमें मानव भूगोल को क्या माना है? तो मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने क्या माना है? का अध्ययन है। इन्होंने माना है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच क्या है? पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? मानव समाजों व धरातल के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि रैटजेल ने बताया, ये परिभाषा याद रखनी आपको बहुत जरूरी है। रैटजेल ने परिभाषा क्या दी? मानव भूगोल की परिभाषा दी कि मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी सामान्य से सुलझी हुई परिभाषा इन्होंने दी। मानव भूगोल क्या है? मानव समाजों व धरातल के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने ये परिभाषा दी है रैटजेल ने। और रैटजेल की एक शिष्या हुई जिनका नाम था एलन सी सैंपल। क्या नाम था? एलन सी सैंपल। इनका संबंध अमेरिका से था। कहां से था? अमेरिका से था। और रैटजेल का संबंध था वो जर्मनी से था। ये आपको भी ध्यान रखना है। आजकल का ये पूछ लिया जाता है इनका संबंध किस देश से था, तो जर्मनी से था। और एलन सी सैंपल का संबंध अमेरिका से था। तो एलन सी सैंपल ने भी ये भी क्या रही? निश्चयवादी रही। ये भी निश्चयवादी रही क्योंकि इनके गुरु जो रैटजेल थे वो भी क्या थे? निश्चयवादी थे या पर्यावरणवादी थे। तो एलन सी सैंपल ने भी एक बहुत खूबसूरत परिभाषा दी। यानी रैटजेल की परिभाषा को इन्होंने थोड़ा और मजबूती से रखा, संघर्षपूर्ण आगे रखा, इन्होंने बढ़ाया इसको। तो क्या इन्होंने मानव भूगोल क्या है? इनके अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव व क्रिया गतिशील पृथ्वी, यानी इन्होंने बताया कि जो सक्रिय है, चलती रहती है, गतिशील पृथ्वी के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील क्या है? पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। क्या है? संश्लिष्ट अध्ययन है। एलन सी सैंपल ने भी क्या बताया कि मानव भूगोल क्या है? चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच क्या है? जो कि स्थायी नहीं है, क्रियाशील है, गतिशील है। अस्थायी पृथ्वी के बीच क्या है? पारस्परिक संबंधों का परिवर्तनशील अध्ययन है। यानी दोनों का आपस में जो संबंध बनता है उसके आधार पर इन्होंने क्या बताया? मानव भूगोल को सिद्ध किया है। तो आपको ये 2 परिभाषा विशेषतः आपको याद रखनी है। यानी आपके सामने मात्र 4 परिभाषा है जिसमें से एक प्रश्न फाइनल है।
हर बार आता है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ है, बल्कि हर बार परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न इन 4 परिभाषाओं में से ही आता है। तो आपको ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखनी है कि कौन सी परिभाषा इस बार पूछी जाती है, आपको ये चारों परिभाषा याद रखनी है। अगली बात हम करेंगे, डिकेन व पिट्स के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी गई। डिकेन व पिट्स के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी गई। डिकेन व पिट्स के द्वारा तो इन्होंने बताया कि मानव भूगोल में क्या होता है, मानव भूगोल में मानव व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। डिकेन व पिट्स ने क्या माना कि मानव भूगोल में मानव व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, ये डिकेन व पिट्स ने बताया। इसके अलावा एक संभववादी विचारक हुए वी डी ला ब्लास, फ्रांस के विद्वान थे। वी डी ला ब्लास ये फ्रांस के थे और संभववाद के ये जनक कहे जाते हैं, संभववाद के जनक। विशेष योगदान किसमें था इनका, संभववाद के जनक। इनके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी बताया रेडजेल में पहले कि इन्हें पर्यावरणवादी कहा, निश्चयवादी कहा और इन्हें अभी ये संभववादी कह रहे हैं। एक बीच में ग्रिफिथ टेलर और आएंगे जो कि क्या है, जो कि नवनिश्चयवादी ग्रुप में भी जाने जाएंगे। तो इन तीनों के बारे में हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें और देखें कि रेडजेल की बात हमने की है, पर्यावरणवादी है, निश्चयवादी है। दूसरे एलन सी सैंपल की बात की है और ये भी क्या है, निश्चयवादी है, पर्यावरणवादी है। रेडजेल का संबंध किससे था, जर्मनी से था और एलन सी सैंपल का संबंध अमेरिका से, और वी डी ला ब्लास का संबंध है वो किससे, फ्रांस से है। किससे है, तो इनका संबंध है वो फ्रांस से है, ध्यान रखें। अब वे संभववाद के जनक माने जाते हैं और इन्होंने भी एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी। तो इसमें इन्होंने बताया कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल पृथ्वी व मानव के संबंधों का नया विचार प्रस्तुत करता है। क्या करता है, पृथ्वी व मानव के संबंधों का नया विचार प्रस्तुत करता है। इसमें क्या होता है, नया विचार प्रस्तुत कैसे करते हैं, तो इसमें किसका अध्ययन, मानव भूगोल में पृथ्वी व मानव के बीच के संबंधों के बारे, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों व उस पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन करते हैं। यानी वी डी ला ब्लास ने क्या बताया कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों और इसको नियंत्रित करने वाले पदार्थों के आधार पर क्या है, ये नया विचार प्रस्तुत उन्होंने किया है। तो अब हम बात करें वी डी ला ब्लास के बारे में, जो संभववादी थे और रेडजेल निश्चयवादी थे। इसके अलावा एक तीसरे विद्वान और विशेष विद्वान रहे हैं, कौन से, ग्रिफिथ टेलर या जी टेलर के नाम से जाने जाते हैं, ग्रिफिथ टेलर। तो अब हम बात करें ग्रिफिथ टेलर के बारे में। जी टेलर जो कि क्या थे, जर्मनी के थे, अमेरिका के थे। और अमेरिका ने हमेशा क्या किया, बीच बचाव किया है। तो ये इन्होंने दोनों के रास्तों के बीच का रास्ता निकाला, न कि, क्योंकि निश्चयवादी क्या मानते हैं, निश्चयवादी मानते हैं कि प्रकृति सर्वसर्वा है और इधर संभववादी क्या मानते हैं कि मानव सर्वसर्वा है। लेकिन रेडजेल की जो परिभाषा दी गई, ये क्या थे, नवनिश्चयवादी थे। क्या थे, नवनिश्चयवादी थे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण कोई बिंदु है
तो ये नवनिश्चयवादी, क्योंकि आधुनिक परंपरा में इनको अधिक मान्यता मिली है। आधुनिक समय की बात करेंगे तो इनके देखिए योगदान है, महत्व है इनका। वो क्यों है इस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो नवनिश्चयवादी इन्हें कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने ना तो किसके अनुसार पर्यावरणवादी या निश्चयवादियों का समर्थन किया और ना संभववादियों का समर्थन किया, बल्कि बीच का रास्ता इन्होंने निकाला। बीच का मतलब इन्होंने ना तो प्रकृति को सर्वसर्वा कहा, क्योंकि प्रकृति अगर सर्वसर्वा होती, इनके अनुसार अगर प्रकृति सर्वसर्वा होती तो मानव कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अगर आज मानव ने बहुत कुछ किया है, और अगर मानव सर्वसर्वा होता तो अगर प्रकृति कुछ ना होती तो प्रकृति क्या नहीं करती, संसाधन उपलब्ध नहीं करवाती, तो मानव केवल अपने बुद्धिमत्ता से सब कुछ नहीं कर सकता था। यानी आज हमने अगर अपने कपड़े भी पहन रखे हैं या जितने भी संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं वो प्रकृति की देन है। यानी मानव अकेला कुछ नहीं कर सकता और प्रकृति अकेली कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मानव ने अपने सविवेक से इनको क्या किया, संसाधन में परिवर्तित किया है। हालांकि संसाधन का चैप्टर हट चुका है, लेकिन जैसे कि आप अगली साल भी पढ़ने वाले हो कॉलेज में कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मानव ने अपने बुद्धि के अनुसार संसाधनों को बनाया है। तो हम बात करें रेटजेल के अनुसार नवनिश्चयवादी प्रवर्तक हैं और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्या? रुको और जाओ। रुको और जाओ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हर दूसरी साल ये परीक्षा में प्रश्न आता है, रुको और जाओ सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले इसी पर बात करेंगे हम कि रुको और जाओ सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, और इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया। तो रुको और जाओ यानी जिस प्रकार इन्होंने रुको और जाओ शब्द का उन 3 बत्तियों के आधार पर चर्चा की, जो कि क्या है कि चौराहा पर लगी रहती है। आप ड्राइविंग वगैरह करते हो या देखते हो कि चौराहा पर एक 3 बत्तियां लगी होती है, एक खंबा लगा होता है, खंबे के ऊपर क्या रहता है, 3 प्रकार की बत्तियां इस प्रकार से लगी होती है। 3 प्रकार की बत्तियां होती है। कौन कौन सी? लाल बत्ती भी होती है, और लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती। यानी 3 प्रकार की बत्तियां चौराहा के ऊपर आपने लगी हुई देखिए। उसी के आधार पर जी टेलर ने क्या रुको और जाओ सिद्धांत दिया। सबसे पहले आप लोग देखते हो कि लाल बत्ती जलती है, वो कहीं ना कहीं अपने सिंगल देती है कि रुको, आप आगे खतरा है, रुकिए। यानी गाड़ियों को बिना किसी आदमी के होने के बावजूद भी गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि अगर आगे लाल बत्ती जलती है, वो उसका अभिप्राय क्या है, रुकने का है कि रुकिए, आगे खतरा है। और लाल बत्ती जलने के बाद क्या होती है, गाड़ियां रुक जाती है। और थोड़ी समय के बाद देखते हो कि वहां पर पीली बत्ती जलती है, और पीली बत्ती जलने के बाद क्या है, वो बताती है कि क्या है कि आगे रास्ता क्लियर हो रहा है और आप तैयार रहिए। और तीसरी हरी बत्ती जलती है, उसका अभिप्राय है कि आप निकल जाइए, रास्ता क्लियर है। तो वो चीजें उसी के आधार पर बताया गया कि मानव प्रकृति में आता है, मानव का जन्म प्रकृति में होता है और वो पृथ्वी पर रुकता है, और रुकने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, आगे जाना होता है। यानी कोई अमर नहीं होता है, यहाँ से जाना भी होता है। तो कहीं ना कहीं जी टेलर का मानना था कि मानव का जन्म प्रकृति की देन है, प्रकृति के आधार पर हुआ, पृथ्वी पर मानव आया, रुका, और रुकते समय उसे क्या करना होगा, सामंजस्य करना होगा। जिस प्रकार अगर किसी भी प्रकार से लाल बत्ती जब जलती है और फिर भी अगर कोई ड्राइविंग किए जा रहा है, गाड़ी को नहीं रोकता है, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, यानी एक्सीडेंट होगा। तो वही बात यहाँ बताएगी कि अगर मानव यहाँ प्रकृति में आने के बावजूद प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं करेगा तो क्या होगा, उसे खतरा उठाना पड़ेगा। और इसीलिए मानव का जन्म होता है पृथ्वी पर, और जन्म होने के बाद यहाँ वो ठहरता है और ठहरने के बाद उसे जाना भी होता है। जिस प्रकार चौराहा पर एक गाड़ी रुकती है और रुकने के बाद उसे जाना होता है, आई वहां पे रुकी और रुकने के बाद जाना है, उसी प्रकार प्रकृति के साथ मानव क्या करेगा, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करेगा। यानी प्रकृति मानव को संसाधन उपलब्ध करवाती है। प्रकृति क्या कर रही है, संसाधन उपलब्ध करवाती है, लेकिन संसाधनों का उपयोग करने का तरीका भी बताती है कि संसाधनों का अगर सीमित प्रयोग करोगे, जिस प्रकार मान लीजिए कि हमें पेड़ मिले हैं और पेड़ों का प्रयोग हमारे हर प्रकार के कार्यों में है, जैसे घर बनाने की बात आप कर रहे हो, या अन्य फर्नीचर की बात आप कर रहे हो, या आप फल फूल सब्जियों की बात आप कर रहे हो, या फिर छाए की बात आप कर रहे हो, ऑक्सीजन की बात आप कर रहे हो, या अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ हमें पेड़ पौधों के है। लेकिन उन्हीं पेड़ पौधों को अगर हम समाप्त कर दें,
अपनी आवश्यकता के अनुसार एक साथ सभी को काट दें तो क्या होगा? हमारे साथ कहीं ना कहीं जो कि हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ओजोन अपक्षय की बात करते हैं, अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम सामंजस्य रखें और पेड़ पौधों का अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग भी करें और नए पेड़ पौधों का को उगाते भी रहें, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो सकता है, सामंजस्य इसमें बना रह सकता है। तो कहीं ना कहीं टेलर का मानना भी यही था कि प्रकृति ने हमें संसाधन उपलब्ध करवाएं, लेकिन उनका प्रयोग हमें कैसे करना है, सीमित प्रयोग करना है। कि प्रयोग हमें कैसा करना होगा, संसाधनों का सीमित प्रयोग करें, अपने आवश्यकता के अनुसार लें। जैसे कि एक बात याद आ रही है कि गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश में या पृथ्वी पर इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या हो सकती है, आसानी से हो सकती है। यानी पृथ्वी पर इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि सभी निवास करने वाले लोगों का की भरण पोषण की बात आती है, आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है। लेकिन एकमात्र इकलौते व्यक्ति के लालसा की पूर्ति कर पाना संभव नहीं है। यानी एक व्यक्ति की लालसा की पूर्ति, वो आपको याद होगा कि भगवान धरती पर आए, उन्होंने 3 कदम भूमि मांगी और 3 कदम में क्या कर लिया, आकाश पाताल और सभी को नाप लिया। तो कहीं ना कहीं वही बात यहाँ है कि प्रकृति ने हमें संसाधन उपलब्ध करवाए हैं और इन संसाधनों का उपयोग हमें अपने किसे करना है, सामंजस्यपूर्ण ढंग से करना है। ये विचार नवनिश्चयवादियों ने बताया, जो आधुनिक युग में, अब पहले मैंने बात की कि आज के युग में अधिक मान्यता मिली है नवनिश्चयवादियों को, क्योंकि आज अधिक पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। आज अधिक पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, कहीं ना कहीं हमें खतरा लग रहा है, डर लग रहा है। जैसे कोरोना भी आ रहा है तो एक दूसरे के संपर्क में आने से डर रहे हैं, हाथ मिलाने से डर रहे हैं, आसपास के जैसे श्वास को रोकने के लिए या मतलब अपने मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के श्वास के टच में ना आए। तो ये कारण क्या है, ये कहीं ना कहीं बिगड़ते प्रदूषण का ही नतीजा है। कहीं ना कहीं जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, या औद्योगिकरण की बात आ रही है, या फिर सड़कों का, रेलवे का जाल बिछ रहा है, या फिर अधिक परिवहन के साधनों का की बात आप कर रहे हो, तो ये जो अपना क्लाइमेट जो है पूर्ण रूप से जो दूषित हो रहा है, उसके एवज में क्या हो रहा है, अनेक प्रकार के रोग जन्म ले रहे हैं। तो वो चीज़ें अपने सामने हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि रेड जेल के बारे में हमने बात की। तीनों विचारधाराओं का वो अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीनों विचारधाराएं हमें क्या बताती है, कि तीनों विचारधाराओं में आपको एक सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि आपको तीनों समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करें यहां तक कि निश्चयवादी, निश्चयवाद, संभववाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद 3 प्रकार की विचारधाराएं भूगोल में हैं और ये तीनों प्रकार की विचारधारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यहां से एक प्रश्न आपके 2 नंबर का पक्का निकल करके आएगा कि 2 नंबर का प्रश्न यहां से कन्फर्म आपके लिए तैयार है। तो आप इसमें विशेष तौर पर ध्यान से सुने कि निश्चयवाद की हमने बात की थी, किसकी चर्चा हमने की थी यहाँ पर, तो निश्चयवाद के बारे में हमने किसकी बात की, तो फ्रेडरिक रेडजेल की बात की। किसकी बात की, फ्रेडरिक रेडजेल, रेडजेल की बात की और उनके शिष्य सैंपल की बात की कि रेडजेल और सैंपल के बारे में हमने बात की कि निश्चयवादी थे। इसके बाद हमने संभववाद की बात की, तो इसके बलास, वी डी ला बलास जो कि संभववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और नवनिश्चय की बात थी जी टेलर या ग्रिफिथ टेलर। सबसे पहले 3 नाम आपके सामने है कि निश्चयवादी रेडजेल थी, नवनिश्चयवादी या निश्चयवादी के आधुनिक निश्चयवाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है, रेडजेल को। आधुनिक निश्चयवाद के पिता कहे जाते हैं रेडजेल को और सैंपल इसके सहयोगी के रूप में। अब बात हम कर रहे हैं संभववाद में, तो हम बलास की बात करेंगे। इसमें नाम और भी आप ले सकते हो, डिमांजिया है जैसे। तो नवनिश्चयवाद में जी टेलर। तो मूलतः कम से कम आप एक नाम ये याद कर लें, निश्चयवाद में रेडजेल, संभववाद में बलास और नवनिश्चयवाद में टेलर। इनके टेलर का संबंध किसे था, अमेरिका से था। किसे था, अमेरिका से था। बलास का संबंध फ्रांस से था और इनका संबंध, रेडजेल का संबंध कहां से था, जर्मनी से था और सैंपल का संबंध अमेरिका से था। सो आप ध्यान रखें। अब हम अगली बात करें तो निश्चयवादी क्या मानते हैं, निश्चयवादी क्या मानते हैं,
तो इन्होंने प्रकृति को क्या माना है? सर्वसर्वा माना है। क्या माना है? प्रकृति को सर्वसर्वा माना है। सर्वसर्वा, प्रकृति को सर्वसर्वा माना है। इन्होंने प्रकृति को सब कुछ माना, यानी प्रकृति, निश्चयवादियों का मानना है कि प्रकृति क्या है? प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार मानव को पृथ्वी पर जन्म देती है और अपनी इच्छा के अनुसार उसे क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। इसका उदाहरण उन्होंने बहुत ही खूबसूरत दिया कि किस प्रकार भूकंप आता है, ज्वालामुखी आते हैं या चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? मानव विवश नजर आता है। यानी एक पल के भूकंप से मानव का जो जितना भी किया हुआ कार्य होता है क्षण भर में मिटा देता है। यानी ये प्राकृतिक तथ्यों को क्या किया गया? सर्वाधिक मान्यता दी है कि प्रकृति सर्वसर्वा है, मानव केवल उसका दास मात्र है, गुलाम मात्र है। ये किसका मानना था? निश्चयवादियों का मानना था। निश्चयवादियों का मानना था कि प्रकृति सर्वसर्वा है और मानव केवल उसका दास मात्र है, और मानव तब तक पृथ्वी पर रह सकता है जब तक प्रकृति के अधीन होकर के वो कार्य करेगा, और जिस दिन से वो क्या करेगा? प्रकृति की दीनता को छोड़ने का प्रयास करेगा या अपना प्रभाव डालने का प्रयास करेगा, तो प्रकृति क्या कर देगी? उसे समाप्त कर देगी। कहीं ना कहीं प्रकृतिवादियों का, निश्चयवादियों का या पर्यावरणवादियों का मानना था कि प्रकृति क्या है? सर्वसर्वा है और मानव क्या है? उसका केवल दास मात्र है। और ये सही कब बैठता है? ये प्राचीन समय की बात है। ये उस प्राचीन समय की बात है, आदि मानव की बात है, जिस समय मानव ने किसी भी प्रकार से प्रौद्योगिकी का विकास नहीं किया था, आधुनिक तकनीक का विकास मानव ने उस समय नहीं किया था। मानव ने किसी भी प्रकार से कोई वैज्ञानिक विधियों का आविष्कार नहीं किया था। उस समय मानव जंगलों में भटका करता था और प्रकृति के प्रसाद पर्यंत ही वो जीवन यापन किया करता था। कच्चा मांस वो खाया करता था या जंगलों में फल फूल खा करके वो अपना जीवन यापन किया करता था। सूर्य चंद्रमा सभी के आगे वो शीश नवाया करता था। किसी प्रकार की उसकी रोशनी, लाइट नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक रूप से जो रोशनी थी सूर्य की, चंद्रमा की, उन्हीं के ही वो नीचे रहा करता था। तो खुले आकाश में उसका जीवन यापन था। उस समय कहीं ना कहीं ये परिभाषा सही सटीक सिद्ध होती है कि प्राचीन समय में क्या था कि जब प्रकृति के प्रसाद परंतु मानव निवास किया करता था, अपना किसी प्रकार से विवेक का प्रयोग वो नहीं करता था और केवल वो प्रकृति के द्वारा जल मिल गया कहीं तो उसने पी लिया, या भटकते हुए उसे कहीं फल फूल मिले या कोई जीव मिला, कच्चा मांस उसने खा लिया, तो कहीं ना कहीं उस आधार पर ये निश्चयवादियों की बात है सही सटीक सिद्ध होती है कि प्रकृति क्या है? सर्वसर्वा है और मानव क्या है? मानव केवल उसका दास मात्र है। क्या है? दास मात्र है। मानव क्या है? केवल उसका दास मात्र है। और मानव क्या कर सकता है? मानव तभी तक पृथ्वी पर निवास कर सकता है, पृथ्वी पर निवास कर सकता है जब तक क्या है कि वो अधीनता स्वीकार रखता है। और उदाहरण उन्होंने क्या दिया? जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि के समय क्या होता है? मानव विवश नजर आता है। यानी भूकंप और ज्वालामुखी जैसे विनाशकारी जो दृश्य में दिखाई देते हैं और वो उससे क्या होता है? मानव विवश नजर आता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है क्षण भर में। यानी मानव को बनाने में जो कि हजारों साल लगते हैं, उसमें प्रकृति को मिटाने में चंद सेकंडों में प्रकृति क्या कर सकती है कि मिटा सकती है। ऐसा मानना था निश्चयवादियों का। और निश्चयवाद, आधुनिक निश्चयवाद के जनक थे रैटजेल। तो ये बात आप विशेषतः याद रखोगे कि निश्चयवाद के बारे में प्रश्न अगर आपको 2 नंबर का पूछा जाता है तो आपको इन 5 लाइनों का प्रयोग आपको जरूर करना है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक रैटजेल थे, इनका के सहयोगी जर्मनी के एलन सी सैंपल उनकी शिष्या थी। इसके बाद ये प्रकृति को सर्वसर्वा मानते थे और इन्हें पर्यावरणवादी भी कहा जाता है। ये मानव को केवल प्रकृति का दास मात्र मानते हैं कि प्रकृति के अंदर मानव तभी तक रह सकता है जब तक कि वो प्रकृति के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रकृति की जब तक अधीनता स्वीकार रखता है तब तक वो प्रकृति में निवास कर सकता है। लेकिन जब वो क्या करेगा? प्रकृति पर हावी होने का प्रयास करेगा तो क्या कर देगी? प्रकृति उसे समाप्त कर देगी, जड़ से मिटा देगी। और कहीं ना कहीं इसके लिए विशेष उदाहरण दिए भूकंप और ज्वालामुखी। ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है कि ज्वालामुखी और भूकंप का तोड़ आज भी मानव नहीं निकाल पाया है।
तो ये थी बात निश्चयवादियों की। अब हम बात करते हैं संभववाद की, कि संभववाद अधिक महत्वपूर्ण क्यों बना, कि संभववाद उस समय की बात है। निश्चयवाद के बारे में हमने बात की कि प्राचीन समय की बात थी, उस समय की बात हम कर रहे थे जिसकी क्या आदिकाल में मानव किसी प्रकार से विकास नहीं कर पाया था। आधुनिक तकनीक का, प्रौद्योगिकी के विकास का मानव किसी भी प्रकार से अध्ययन उस समय नहीं कर पाया था। उस समय कहीं ना कहीं निश्चयवादियों की बात सही सिद्ध होती है, लेकिन आगे चलने के बाद, समय गुजरने के साथ देखा कि किस प्रकार मानव ने धीरे धीरे वैज्ञानिक विधियों का आविष्कार किया, अधिक परिष्कृत रूप सामने आया, तकनीक का विकास किया, मानव अंतरिक्ष में तक पहुंचने लग गया, मानव ने कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के शोध किए, और इनके आधार पर संभववाद के प्रवर्तक जो बलास है, इन्होंने इस डेफिनेशन को रखा, इस परिभाषा को रखा कि किस प्रकार प्रकृति सर्वसर्वा नहीं है, बल्कि क्या है, मानव सर्वसर्वा है। मानव किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है, अपने विवेक के अनुसार क्या कर सकता है, उसे परिवर्तित कर सकता है। मानव ने जमीन से खोद करके अनेक प्रकार के खनिज निकाले और उनके अनेक स्वरूपों में बांट करके और उन्हें जैसे जहाज बना करके उड़ा दिया। इसने, मानव ने उड़ा दिया। प्रकृति में तथ्य विद्यमान तो थे, लेकिन मानव ने अपने विवेक के आधार पर क्या किया, उन्हें अनेक प्रकार के स्वरूप में विभाजित किया और अनेक प्रकार से उन्हें उनका प्रयोग करना प्रारंभ किया। अतः बलास ने क्या माना कि प्रकृति सर्वसर्वा नहीं है, बल्कि मानव सर्वसर्वा है। संभववादियों का मानना क्या है कि प्रकृति सर्वसर्वा नहीं है। क्या है? प्रकृति सर्वसर्वा नहीं है, सर्वसर्वा नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि मानव सर्वसर्वा है, मानव सर्वसर्वा है। क्योंकि मानव अनेक प्रकार के संसाधनों को बनाता है, उनका उपयोग करता है, जो कि सभी जीवों में कहना कि बुद्धिमान भी माना जाता है। तो बल्कि मानव क्या है, सर्वसर्वा है, जो सभी प्रकार के क्या करता है, सभी प्रकार के संसाधनों का न कि निर्माण करता है, न कि निर्माण करता है, बल्कि अनेक स्वरूपों में डाल करके, स्वरूपों में विभक्त करके प्रयोग करता है। अनेक प्रकार के वैज्ञानिक विधियों का मानव ने आविष्कार किया। ये लाइन भी आप जोड़ सकते हो कि अनेक प्रकार के वैज्ञानिक विधियों का आविष्कार किया है, वैज्ञानिक विधियों का आविष्कार किया है। और एक लाइन ये भी जोड़ सकते हो कि मानव ने अनेक प्रकार के, जैसे ताजमहल जैसी कृतियां बना दी। मानव ने क्या बनाया कि अनेक सुंदर नगर बसा दिए। उन्होंने उदाहरण दिए बलास ने कि किस प्रकार मानव ने प्रकृति के सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए। प्रकृति जो कि एक बंजर सी कह सकते हो या बेजान सी पड़ी थी, उसके अंदर मानव ने अनेक सुंदर नगरों का निर्माण किया है। अनेक, जैसे अपने बात करते हो कि किस प्रकार अनेक प्रकार के यहाँ सुंदर सुंदर महलों का निर्माण किया है। ताजमहल जैसी कृतियाँ इन्होंने बना दी है। अनेक प्रकार के, जैसे अपने सुंदर दृश्यों की बात आप करते हो या पार्कों की बात करते हो, अनेक सुंदर सुंदर दृश्य मानव के द्वारा निर्मित यहाँ पर है। अतः मानव क्या है, सर्वसर्वा है। अनेक प्रकार के सभी प्रकार के कह सकते हो आप, अनेक प्रकार के संसाधनों को अनेक स्वरूपों में ढाल करके मानव ने उसका अलग अलग प्रकार से आविष्कार कर नए नए तथ्यों का निर्माण किया है मानव ने। यानी प्रकृति के स्वरूप को बदलने का कोई मादा रखता है, कोई जोश रखता है, कोई जोर रखता है, तो वो मानव रखता है। यानी आज हवा में भी मानव ने क्या कर दिए, मकान बना लिए। चंद्रमा पर भी मानव ने औद्योगिक बस्तियों के बारे में कल्पना कर ली। मंगल ग्रह से लोहे और निकिल जैसी धातुओं को पृथ्वी पर लाने में सक्षम किसी ने बनाया, तो वो मानव ने बनाया। यानी चंद्रमा के होते हुए मंगल ग्रह से भी क्या है, लोहा और निकिल को पृथ्वी तक पहुंचाने का कार्य किसने किया है, तो मानव ने किया है। चंद्रमा पर औद्योगिक बस्तियों की बात आती है, अंतरिक्ष की खोज की बात आती है, या अन्य चंद्रमा पर मानव को उतारने की बात आती है, तो सभी प्रकार के ऐसे कार्य मानव ने किए हैं जो कि कहीं ना कहीं असंभव प्रतीत हो रहे थे। लोग यही बात ये है कि इसलिए मानव को क्या माना जाता है, सर्वसर्वा माना जाता है। मानव को क्या बताया गया, मानव सर्वसर्वा है और प्रकृति क्या है, उसकी दास मात्र है।
और इसका उदाहरण आप जैसे ताजमहल को ले सकते हो। जैसे ताजमहल का निर्माण किया और साथ में आप सुंदर सुंदर नगरों को बनाया, सुंदर सुंदर नगरों का निर्माण किया, आप बता सकते हो। अब हम बात करें नवनिश्चयवाद के बारे में कि नवनिश्चयवादियों का क्या मानना था। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जी टेलर थे और ये अमेरिका के। सबसे पहली लाइन आपको यही रखनी है भी, निश्चयवाद की बात आए तो ब्लास की, असंभववाद की बात आए, नवनिश्चयवाद की आए। इस लाइन का अभिप्राय ये है कि एग्जामिनर जो होता है उसके सामने सबसे पहली लाइन वो देखता है, नजर जाती है तो वो देखता है कि इससे ज्ञान है बच्चे को कि वो किस प्रकार, इसके प्रवर्तक कौन है और इन्होंने क्या विचार रखे हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रखोगे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने न तो केवल नवनिश्चयवादियों ने इन्होंने न मानव को सर्वसर्व बताया, मानव को सर्वसर्व बताया और ना ही प्रकृति को सर्वसर्व बताया, बल्कि विकास को इन्होंने क्या बताया कि मानव का विकास कब होगा, जो मानव और प्रकृति सामंजस्य स्वरूप आगे बढ़ेंगे तो मानव का विकास होगा। क्योंकि अगर प्रकृति मानव पर हावी रहेगी तो मानव अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाएगा, और अगर प्रकृति पर मानव हावी होगा तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे, मानव की आवश्यकता नहीं होगी, प्लस क्या होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, प्लस प्रदूषण अधिक फैलेगा, जो कि कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर असंतुलन को जन्म देगा। क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रकृति में असंतुलन को जन्म देगा, जिसका नतीजा अनेक प्रकार की समस्याएं मानव के आगे क्रिएट होगी और कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के लुप्त होने का खतरा भी मंडरा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रकृति को सर्वसर्व बताया, बल्कि क्या बताया, बल्कि विकास कब होगा, विकास मानव व प्रकृति के सामंजस्य स्वरूप कार्य करने से है। यानी मानव और प्रकृति एक दूसरे के साथ सामंजस्य पूर्ण व्यवहार के आधार पर कार्य करेंगे तो क्या होगा, मानव का विकास होगा। अगर किसी भी प्रकार से मानव प्रकृति का सामंजस्य बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक असंतुलन हमारे सामने होगा और उसका नतीजा कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर निवास करने वाले जीव जंतुओं पर रहेगा। तो जी टेलर का मानना था, इन्होंने न प्रकृति को सर्वसर्व बताया और ना ही मानव को सर्वसर्व बताया, बल्कि इन्होंने दोनों का क्या किया, सामंजस्य स्वरूप आगे बढ़ने का सुझाव दिया। और इसके साथ इन्होंने एक बात, सिद्धांत जो लागू दिया, कौन सा था, रुको और जाओ सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं मानव के सामंजस्य स्वरूप को दर्शाता है। रुको और जाओ सिद्धांत की चर्चा भी आप इस नवनिश्चयवाद के अंतर्गत करोगे। और जिस प्रकार आप दोनों उदाहरणों की बात यहाँ पर कर सकते हो कि मानव, अगर किसी प्रकार से मानव और प्रकृति दोनों का सामंजस्य स्वरूप होगा तो ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर मानव अधिक संसाधनों का दोहन करेगा तो दोहन करने से क्या हो जाएंगे, संसाधन सीमित हैं वो क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयले की बात करते हो आप, पेट्रोलियम की बात करते हो, लोहे की बात करते हो, संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो मानव के लिए भविष्य में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होगी। अधिक प्रदूषण फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी तो समस्या उत्पन्न होगी। अधिक औद्योगिकरण, अधिक के मानव की जनसंख्या भी अगर बढ़ती है तो भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जैसे तथ्य हमारे सामने आएंगे, जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देंगे। और जैसे ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे तो मानव के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। जो धरातल 29% है वो कहीं ना कहीं और सिकुड़ता चला जाएगा। मानव का फैलता विस्तार भी कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो सकता है, दुविधा पैदा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ सामंजस्य स्वरूप के बारे में इन्होंने बताया कि अगर प्रकृति सर्वसर्वा अगर होती तो मानव इतना विकास नहीं करता, और मानव सर्वसर्वा होता तो इतने संसाधन मानव के पास प्रकृति के देन से जो उपलब्ध है वो नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं दोनों के सामंजस्य स्वरूप आगे बढ़ने से क्या बताया कि इन्होंने मानव विकास बताया है कि मानव विकास कब होगा, जब सामंजस्यपूर्ण
दोनों आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार की परिभाषाएं आपको पहले बताइए कि निश्चयवादी, संभववादी और नव निश्चयवादी। इनका डिवाइडेशन करने का तात्पर्य मेरा यही था कि आप लोगों को ये समझ में आए। इनमें से 2 नंबर का प्रश्न आपके लिए हर बार लगभग 1 से आता ही रहता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किस प्रकार हट्टीगट्टन ने मानव भूगोल को के बारे में 2 शब्द दिए। हट्टीगट्टन जो कि अमेरिका के थे, और हट्टीगट्टन ने क्या बताया? हट्टीगट्टन ने मानव भूगोल के 2 स्वरूप बताए। एक तो भौतिक क्रियाएं, भौतिक दशाएं, और दूसरा मानव अनुक्रियाएं, मानव अनुक्रियाएं। ध्यान रखें, आपको कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर का प्रश्न कि हट्टीगट्टन के द्वारा भूगोल को के कितने स्वरूपों में बांटा गया, कौन कौन से? तो 2 स्वरूपों में, एक तो भौतिक दशाएं, दूसरा मानव अनुक्रियाओं में। भौतिक दशाओं में भौतिक भूगोल के बारे में बात होगी, और मानव अनुक्रिया मानव भूगोल से संबंधित बात होगी। 1 नंबर की बात यहाँ से उठ सकती है, तो आप इसको ध्यान कर लें कि किस प्रकार हट्टीगट्टन के द्वारा भौतिक दशाएं और मानव अनुक्रिया के बारे में बताया गया है। और इसके बारे में अगर बात करें, 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। आधुनिक युग की, आज की समय की बात करें तो जैसे प्रश्न आ गया आपके सामने कि जर्मनी की भूगोलवेताओं के नाम बताइए। किसी 2 जर्मनी के भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना है वेताओं के नाम। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से। नंबर 1 की बात आप करोगे तो हमबोल्ट, नंबर 2 की बात आप करोगे तो रिटर, नंबर 3 की बात आप करोगे तो कौन से? रेडजेल। ध्यान रखोगे हमबोल्ट, रिटर, रेडजेल, ये क्या है? ये जर्मनी के विद्वान थे। आप ध्यान रखना है कि जर्मनी के विद्वानों के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि 2 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी ये बात है। तो हमबोल्ट की बात करोगे, रिटर की बात आप करोगे, रेडजेल के बारे में आपने पढ़ लिया है। या ऐसा अगर प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किसने 2 निश्चयवादियों के नाम बताइए, तो निश्चयवादी कौन से थे? रेडजेल और एलन सी सैंपल। आप विशेषताएं ध्यान रखोगे। इसके अलावा बात आप करोगे अमेरिका की। अगर बात कर ली जाती है कि अमेरिका के भूगोलवेताओं का अगर नाम पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के भूगोलवेताओं के नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? एलन सी सैंपल की। एलन सी सैंपल। नंबर 2 हमने बात की है हट्टीगट्टन की। हट्टीगट्टन की बात आपने की है। या 3 नंबर की आप कार्ल शावर को ले सकते हो। ये 2 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रख लीजिए इसको। जर्मन भूगोलवेताओं के बारे में हमबोल्ट, रिटर और रेडजेल के बारे में अध्ययन किया है। अमेरिका के भूगोलवेताओं पूछ लिए थे एलन सी सैंपल, हट्टीगट्टन और कार्ल शावर। कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएं जो परीक्षा में कोई बाहर नहीं जाए। और आज तक लगभग 11 साल से मैं जुड़ा हूं, और ये लगभग ये होता रहा है कि जो बताया जाता है लगभग उनसे परीक्षा में प्रश्न आते रहे। 28, 29, 30 तक प्रश्न हर बार परीक्षा में वही आते हैं जो ईश्वर की दया से बच्चों को बताया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, एक 3 नंबर का प्रश्न कई बार उठ जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल, भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। यानी अपने चैप्टर का नाम भी है प्रकृति व विषय क्षेत्र। इनमें प्रमुखतः किन बातों का अध्ययन किया जाता है वो बात भी सामने निकल करके आती है। तो आप थोड़ा ध्यान कर लेंगे किस प्रकार 6 भागों में इसको बांट सकते हैं। 6 प्रकार के विषयों की हम बात करेंगे। इसमें क्या है? मानव भूगोल के प्रकृति विषय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखें, नंबर 1 की हम बात करते हैं जनसंख्या। किसकी? जनसंख्या। विस्थानिक जनसंख्या की बात कर रहे हैं। भी जनसंख्या वहाँ पर कितनी है? किसी भी प्रदेश की बात कर लें, संसार के, विश्व की, देश की, किसी उसके भाग की, कि वहाँ जनसंख्या कैसी है, कितनी है,
वहाँ विरल रूप है या संगठित रूप है, ये सभी प्रकार का अध्ययन इसके अंदर जनसंख्या के तौर पर किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे भौतिक संसाधनों का। दूसरा पॉइंट किसका है? भौतिक संसाधनों का है कि भौतिक संसाधन वहाँ कितने उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट क्या, किसी प्रदेश के अंदर पहले जनसंख्या के बारे में बात की कि जनसंख्या कितनी है, कम है या ज़्यादा है, कम है तो क्यों है, और ज़्यादा है तो कारण क्या है। भी स्वाभाविक है, भी किसी स्थान की जनसंख्या अगर कम होगी तो वहाँ सीधा सीधा संबंध किस बात से होगा? सीधा सीधा संबंध वहाँ पर क्या प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी, या संतुलन का अभाव होगा, या अन्य प्रकार से उनके रोजगार के साधनों का अभाव होगा, या किसी प्रकार से प्राकृतिक जैसे जलवायु की बात करते हैं सम जलवायु का अभाव होगा। ऐसी कुछ समस्या वहाँ नजर आ सकती है। भौतिक संसाधन की कितने भौतिक संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं, कौन कौन से भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उसके बारे में दूसरा पॉइंट है। इसका तीसरा सांस्कृतिक दृश्य, सांस्कृतिक स्वरूप या दृश्य, वहाँ का सांस्कृतिक वातावरण कैसा है। स्वरूप वातावरण से ले सकते हो कि वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण आपसे समझ सकते हैं कि प्रकार के धर्मावलंबी कहीं निवास कर रहे होते हैं, कई जगह अनेक धर्मावलंबी निवास करते हैं, तो सांस्कृतिक वातावरण वहाँ का कैसा है। धार्मिक स्वरूप की बात आप कर सकते हो, उसके अंदर किस प्रकार वहाँ का रहन सहन ढंग है, वो सभी सांस्कृतिक वातावरण में शामिल होगा। तो ये तीसरा पॉइंट इसके अंदर आपको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा चौथे की बात करें, काले के अनुक्रम की बात आप करोगे कि काले के अनुक्रम में समय के आधार पर बात की। काल का मतलब समय से होता है कि समय की दशाओं में किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कितने समय से वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं और उनका सिस्टम है वो किस प्रकार से चल रहा है। इन समय के आधार पर पीछे कितने वर्षों से वो यहाँ पर स्थायी अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, आगे तक किस प्रकार का उनका जो दृश्य है वो सभी के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रादेशिक संबंध की बात करेंगे। क्या करेंगे? प्रादेशिक संगठन। क्या करेंगे? प्रादेशिक संगठन, किस प्रकार के प्रादेशिक संगठन है प्रदेश के अंदर। संगठन के बारे में हम बात करें कि किस प्रकार के प्रदेश के अंदर संगठन बने हुए हैं, जो किससे हम बात करते हैं। जैसे कई बार एक देश के अंदर एक प्रकार का संगठन बना हुआ होता है जो कि संपूर्ण देश को चलाता है, वहाँ राजनीतिक क्रियाकलाप को बीच में शामिल कर सकते हैं, या अन्य प्रकार से जो कि धर्म के आधार पर संगठन बनते हैं या राजनीति के आधार पर संगठन बनते हैं, जो देश को चलाते हैं वो कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व भी करते हैं उस क्षेत्र का। उसके आधार पर प्रादेशिक संगठन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और छठा पॉइंट है वो है विदेशों से व्यवहार। क्या? विदेशों से संबंध। क्या? विदेशों से संबंध। तो इन 6 पॉइंटों को आप विशेषतः ध्यान रखेंगे कि इन 6 पॉइंटों को मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र के रूप में हम जनसंख्या के बारे में वहाँ की अध्ययन करेंगे कि वहाँ की जनसंख्या कम है या ज़्यादा है, उसके पीछे कारण रहते हैं। जैसे मध्य भाग होता है किसी भी स्थान का, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, लेकिन सीमावर्ती भागों में जनसंख्या कम निवास करती है। तो दिमाग में प्रश्न आया होगा कि सीमावर्ती भागों में जनसंख्या कम निवास क्यों करती है? क्योंकि वहाँ युद्ध की आशंका हमेशा लगभग बनी रहती है, और इसीलिए सीमावर्ती भाग क्या है? असुरक्षित होते हैं। इसलिए मानव हमेशा ये चाहता है कि हृदय स्थल जो होता है, मानव हमेशा चाहता है किसी भी स्थान का हृदय स्थल सबसे अधिक सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की बाह्य आक्रमण का भय नहीं रहता, और बाह्य आक्रमण होता है तो वो अंतिम समय में वहाँ पहुँचता है मध्य भाग में, तब तक वो सुरक्षित रहता है। इसीलिए मध्य भाग हमेशा सुरक्षित होता है। जैसे किसी भी देश की राजधानी कहाँ बनाई जाती है? किसी भी देश की राजधानी है वो केंद्र में बनाई जाती है, मध्य भाग में बनाई जाती है। और नगरों का कहीं ना कहीं प्राचीन काल का स्वरूप भी देखोगे तो मध्य भाग में ही कहीं ना कहीं गढ़ बनाया जाता था। कारण क्या था कि वो सबसे अधिक सुरक्षित भाग भी था। तो आप ध्यान करेंगे कि जनसंख्या की बात हमने कर ली कि जनसंख्या का बसाव के आधार पर अध्ययन करते हैं सबसे पहले। उसके आधार पर आपको 4 लाइनों को लिखना होता है। और दूसरा भौतिक संसाधन की, वहाँ पर भौतिक संसाधन कैसे हैं, उपलब्ध कम है या ज़्यादा है या नहीं है, और उसके पीछे कारण क्या है, इनके बारे में भी आपको भौतिक संसाधनों के बारे में बताना होता है। उसके बाद आप बात करोगे किसके सांस्कृतिक स्वरूप या वातावरण की, कि मानव का वहाँ पर कल्चर कैसा है, वातावरण के साथ संबंध कैसा है, और कैसे उनके धर्म की बात आती है, रीति रिवाज त्योहारों की बात आती है, या रहन सहन की बात आती है, सामाजिक परिवेश की बात आती है, वो सभी इसके अंदर कल्चर के अंदर शिक्षा की बात आती है, सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं
कालिक अनुक्रम की बात करें कि काल किस प्रकार से समय के आधार पर मानव ने यहाँ पर विकास किया है, किस प्रकार मानव का यहाँ पर उद्भव हुआ इस स्थान पर, और यहाँ से किस प्रकार से मानव ने विकास की गति को बनाए रखा है और आज मानव कहाँ पहुँचा है और आगे भविष्य के बारे में यहाँ के लोगों का ख्याल क्या है। ये समय के आधार पर ये सारी बातें चलती है कि जैसे हम बात कर लेते हैं कि 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 36 करोड़ थी। आज कितनी हो गई, आज वो लगभग तकरीबन, अब नए आंकड़े आएंगे तो 135 करोड़ के आसपास मिल सकती है। तो वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें बता रही कि समय के साथ हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी, संसाधन पहले कितने थे, शिक्षा उस समय कितनी थी, उस समय अगर 8% थी आज कितने प्रतिशत हो गई। तो वो चीज़ें बता रही है कि किस प्रकार समय के साथ मानव का व्यवहार किस प्रकार से बदला है, किस प्रकार प्राचीन उस समय मानव के पास कितने औद्योगिक क्रियाएं, उद्योग थे, आज उद्योग कितने बड़े, कितने संसाधन थे, आज कितने, उस समय जीडीपी कैसा था, आज कैसा है। सारा सिस्टम में परिवर्तन जो हो रहा है, कृषि की पैदावार में अगर वृद्धि हुई है तो कैसे हुई, मानव की शिक्षा में वृद्धि हुई तो कैसी हुई, मानव की जनसंख्या में वृद्धि हुई तो कैसी हुई। तो वो समय के साथ जोड़ करके आप सभी चीज़ों को बता सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रादेशिक संगठन, कि प्रदेश के अंदर जो संगठन जो बने हुए, यानी प्रदेश को चलाने वाले की हम बात इसमें कर सकते हैं, किस प्रकार राजनीतिक क्रियाकलाप यहाँ पर है। और जो कि कई बार क्या, किसी भी देश की राजनीतिक संतुलन अगर कहीं होता है तो वो देश अधिक तीव्र गति से विकास करता है। यानी किसी भी देश का राजनीतिक संतुलन अगर सही रहता है, चलाने वाले नेतृत्व करता है, किसी देश के सही रहते हैं तो वो देश क्या करता है, तीव्र गति से विकास करता है, उन्नति करता है। और अगर किसी प्रकार से राजनीतिक स्थिति है वो अस्थिरता की ओर होती है, डगमगाई भी होती है, तो वो देश कहीं ना कहीं बैक की ओर जाता है। उस देश की जनसंख्या कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो वो चीज़ें आप इसमें प्रादेशिक संगठन के बारे में आप बता सकते हो। और अंतिम बिंदु हमारा ये कि विदेशों से संबंध कैसा है। तो विदेशों से संबंध भी कहीं ना कहीं बताता है कि अगर किसी भी प्रकार से विदेशों से संबंध अगर हमारे अच्छे होते हैं तो उनका नतीजा भी अच्छा रहता है। यानी किसी भी प्रकार से, जैसे कहते हैं पड़ोसियों के साथ संबंध हमारे कैसे होने चाहिए, अगर पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हैं तो अगर किसी प्रकार के हमारे विपद आती है, दुख आता है, कोई समस्या आती है, कोई अकाल की बात आती है या समस्या अन्य प्रकार से आती है तो वो तुरंत सहयोग के लिए आ जाते हैं। और किसी प्रकार से अगर सभी अड़ोसी पड़ोसियों से अगर व्यवहार खराब है तो कहीं ना कहीं विपदा की घड़ी में आपका कोई साथ नहीं देता है। वही देश के साथ भी होता है कि मानव की तरह एक देश भी है कि देश के चारों ओर क्या है, जो राष्ट्र विराजमान है, जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके साथ क्या है कि अगर संबंध अच्छे हैं तो वो मित्र क्या करेंगे, किसी भी बुरे समय में उनका साथ देंगे। किसी अन्य एक देश के साथ अगर विवाद भी उत्पन्न होता है या युद्ध की आशंका बनती है तो दूसरे उसके मित्र जो हैं वो सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे, उसे हर प्रकार से वो सहयोग करते हैं। और अगर किसी प्रकार से पड़ोसी देशों के साथ अगर व्यवहार, विदेशी व्यवहार जो है संतुलित नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा डर बना रहता है कि किसी भी दिशा से क्या हो सकता है, कभी भी युद्ध की घोषणा हो सकती है या गोलियां चल सकती है, अनेक प्रकार की समस्याएं वो बनी रह सकती है। ये प्रकृति विषय क्षेत्र के बारे में कुछ विशेष बातें थी। आज का ये चैप्टर यहीं पूरा होता है।